हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी कैंपस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 के बारे में, जिसका जो टाइटल है वो सिटीजनशिप है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था, जिसको आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 के बीच में बताया गया है। और इसमें हमने भारत के टेरिटरी से रिलेटेड प्रोविजन को समझा था। मतलब पार्ट 1 में यह बताया गया है कि जो हमारी टेरिटरी है वे कौन कौन सी होगी, और इस टेरिटरी से रिलेटेड प्रोविजन देने के बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 में यह क्लियर किया गया है कि ये जो टेरिटरी है इसमें जो रहने वाले लोग हैं वे कौन कौन से होंगे। इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2 का जो टाइटल है वो सिटीजनशिप है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक को शामिल किया गया है। दोस्तों, इसमें केवल यह बताया गया है कि जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय किन किन लोगों को भारत का नागरिक माना गया। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 में जो नागरिक हैं, मतलब जो सिटीजन हैं, उनको केवल 4 कैटेगरी में बांटा गया है। आर्टिकल 9 में यह समझाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। आर्टिकल 10 या फिर आर्टिकल 11 में यह बताया गया है कि मतलब जो नागरिकता है उसके विषय में पार्लियामेंट के पास क्या क्या अधिकार होंगे। मतलब नागरिकता संबंधी कानून बनाने की जो शक्ति है वो संसद को दे दी गई, और इसी शक्ति के आधार पर संसद ने सबसे पहले 1955 में नागरिकता अधिनियम मतलब सिटीजनशिप एक्ट 1955 लागू किया। इसके बाद उसने समय समय पर इस एक्ट में अमेंडमेंट मतलब संशोधन भी किए। अभी फिलहाल में CAA मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1920 के बीच बहुत चर्चा में रहा। आपको बहुत ज़्यादा इसको सुनने को भी मिला और बहुत इस पे बहस भी हुई पूरे देश में। तो चलिए दोस्तों, हम एक एक करके इन सभी आर्टिकल्स के बारे में समझ लेते हैं जो पार्ट 2 में बताया गया है। मतलब आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक को अच्छे से समझते हैं, और लास्ट में नागरिकता अधिनियम मतलब सिटीजनशिप एक्ट 1955 को बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि उस समय इसमें क्या कहा गया था। तो चलिए हम बात करते हैं आर्टिकल 5 के बारे में, और आर्टिकल 5 को अच्छे से समझते हैं। आर्टिकल 5 में सिटीजनशिप बाई डोमिसाइल की चर्चा की गई है। इस आर्टिकल के अनुसार ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास भारत के किसी न किसी हिस्से का स्थायी निवास प्रमाण पत्र हो, मतलब परमानेंट डोमिसाइल हो, वह भारत का नागरिक होगा। या यदि वह इन तीनों में से कोई एक शर्त को भी पूरा करता हो तब भी वह भारत का नागरिक माना जाएगा। वे शर्त कौन कौन से थे? वह भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, उसके माता पिता में से कोई एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हो, यदि वह 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले मतलब 1945 से ही भारत में निवास कर रहा हो, तब भी वह भारत का नागरिक माना जाएगा। ये सारी की सारे आर्टिकल 5 में समझाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 6 के बारे में। देखिए, संविधान के आर्टिकल 6 उन लोगों की नागरिकता के बारे में बात करता है जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके भारत आए हुए हैं। तो ऐसे लोगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला वे लोग जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ चुके थे, और दूसरे वे लोग जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए। अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया है और वे दो शर्त को पूरा कर लेता है तो उसे भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। अब वे शर्त क्या थे? यदि उसके या उसके माता पिता अथवा उसके दादा दादी अथवा नाना नानी में से कोई एक का जो जन्म है वो भारत में हुआ हो, अथवा जब से वो पाकिस्तान से माइग्रेट करके आया है तब से वे इंडिया में ही रह रहा हो, तब भी उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। दूसरा उन लोगों के बारे में बात करता है जो लोग 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से इंडिया आए, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ शर्तों को पूरा करना ही होगा। अगर उन्हें सिटीजनशिप चाहिए तो वैसे लोगों को इंडिया की नागरिकता पाने के लिए कुछ शर्तें बताई गई। उनके या उनके माता पिता या उनके पूर्वज का जन्म जो है इंडिया में हुआ हो, साथ ही जब से वो इंडिया माइग्रेट किए हों तब से कम 6 महीने से भारत में ही रह रहे हों। तीसरा बताया गया कि अगर अपनी नागरिकता के लिए उन्होंने किसी अधिकारी या फिर किसी बड़े मजिस्ट्रेट के पास एप्लीकेशन दे दी हो। चौथा बताया गया यदि उस ऑफिसर ने उन्हें बतौर भारतीय नागरिक रजिस्टर कर लिया हो तब भी भारत का उन्हें नागरिक मान लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 7 के बारे में।
तो देखिए, नागरिकता के लिए संविधान का जो आर्टिकल 7 है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 7 का पहला भाग उन लोगों की नागरिकता की बात करता है जो लोग 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए। ये लोग भारत की नागरिक नहीं ही होंगे, भले ही अनुच्छेद 6 और 7 की सारी शर्तों को क्यों ना पूरा करते हों। मतलब ये कुछ भी कर लें, चाहे अनुच्छेद 5 या 6 जितनी भी शर्तें हैं उनको पूरा ही क्यों ना कर लें, लेकिन फिर भी ये भारत के नागरिक नहीं होंगे। यदि वे अस्थायी रूप से भारत लौटने की अनुमति, यहाँ परमिट की बात की गई है, लेकर वापस आते हैं तो उनकी जो नागरिकता के संबंध में वही सब नियम कानून लागू होंगे जो अनुच्छेद 6 में 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आने वाले व्यक्तियों पर लागू होते हैं। इसका तो एक ही अर्थ है कि ऐसे व्यक्तियों को पंजीकरण मतलब रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और ऐसा आवेदन मतलब जो रजिस्ट्रेशन है, पंजीकरण है, वो कम से कम 6 महीने भारत में रहने के बाद ही किया जा सकेगा, तब जाके उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 8 के बारे में। आर्टिकल 8 उन लोगों की नागरिकता के बारे में बात करता है जो लोग भारतीय मूल के तो हैं बट वो दूसरे देश में रह रहे हैं। तो ऐसे में की नागरिकता के लिए 2 शर्तों को पूरा करना होगा। पहला, उनके पेरेंट्स मतलब उनके जो पूर्वज हैं उनका जो जन्म है 1935 से पहले हुआ हो, मतलब जब हमारा भारत अनडिवाइडेड था, जब बटा हुआ नहीं था, तब से वो भारत में रह रहे थे। दूसरा, वह जिस भी मुल्क में रह रहा हो उस मुल्क के जो भारतीय राजनयिक है या जो काउंसलर है, जिसको रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया बोल सकते हैं, वो उनको बतौर भारत का नागरिक रजिस्टर कर लिया हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इसमें पाकिस्तान को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 9 के बारे में। तो देखिए, 9 कहता है कि कोई भी व्यक्ति जिसने 26 जनवरी 1950 से पहले किसी दूसरे देश की नागरिकता हासिल कर ली है तो वो अनुच्छेद 5, 6 या 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। इसमें यह भी बताया गया है कि भारत का जो संविधान है सिटीजनशिप को फॉलो करता है। मतलब एक भारतीय व्यक्ति एक समय में केवल एक देश की नागरिक रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिक ग्रहण कर लेता है, मतलब स्वीकार कर लेता है, तो उसकी जो नागरिकता है वो खुद पे खुद खत्म हो जाती है। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होती है जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 10 तथा आर्टिकल 11 के बारे में। दोस्तों, आर्टिकल 10 तथा 11 में यह बताया गया है कि नागरिकता के विषय में संसद के पास क्या क्या अधिकार होंगे। आर्टिकल 10 में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 के प्रोविजन के अनुसार भारत का नागरिक है या समझा जाता है, वह संसद द्वारा बनाई जाने वाली कानून के अधीन रहते हुए भारत का नागरिक बना रहेगा। दोस्तों, इसका सीधा सा मतलब यह है कि संविधान लागू होने के बाद नागरिकता से संबंधित जो भी प्रोविजन है वो संसद द्वारा निर्धारित होंगे। संविधान की शुरुआत में जिन व्यक्तियों को भारत का नागरिक मान लिया गया वे नागरिक तो बने रहेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें संसद द्वारा पारित विधियों का पालन करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिकल 11 के बारे में। तो देखिए, आर्टिकल 11 में यही जो बात है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से कही गई है। इसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 10 तक कही गई कोई भी बात नागरिकता से प्राप्ति या फिर नागरिकता की समाप्ति या फिर नागरिकता से संबंधित अन्य कोई भी सब्जेक्ट हो या विषय हो, उन सभी विषयों के संबंध में प्रोविजन बनाने की जो शक्ति है उसको कम नहीं करेगी। देखिए, इस स्टेटमेंट का एक सीधा सा मतलब है कि नागरिकता के संबंध में किसी भी विषय पर कानून बनाने की जो फुल पावर है वो अनुच्छेद 11 के तहत संसद के पास है तथा उसे संविधान के पार्ट 2 के प्रोविजन के आधार पर कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। ठीक है, तो ये आर्टिकल 11 में बताया गया। अभी हमने बात किया कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 हमें ये बताता है कि जब संविधान बना, मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक था और कौन नहीं था। इसको आसान शब्दों में बताएं तो 26 जनवरी 1950 या उससे पहले कौन भारत का सिटीजन था और कौन नहीं था, वो हमें आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 8 से पता चलता है। लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद किसी को भारतीय नागरिकता देने और छीनने का जो फैसला है वो सिटीजनशिप एक्ट 1955 के आधार पर किया जाता है। मतलब ये कहा जा सकता है कि नागरिकता अधिनियम 1955 संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता हासिल करने और रद्द करने के संबंध में एक विस्तृत कानून है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस एक्ट में कभी संशोधन ही नहीं किए गए। इस एक्ट में 2019 से पहले 8 बार संशोधन किए जा चुके हैं और आने वाले दिनों में
अपनी आवश्यकता के अनुसार कई बार संशोधन किए भी जाएंगे। तो चलिए हम ये समझ लेते हैं कि आखिर नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और नागरिकता को कैसे समाप्त किया जा सकता है। क्योंकि नागरिकता अधिनियम 1955 मेनली दो ही चीज़ों के बारे में बताता है कि नागरिकता की प्राप्ति कैसे की जा सकती है और नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि भारत की नागरिकता को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंतर्गत ऐसे 5 तरीके बताए गए हैं जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। वे तरीके कौन कौन से हैं? फर्स्ट जो तरीका बताया गया वो सिटीजनशिप बाय बर्थ का था। मतलब ये कहा गया कि जन्म के आधार पर भी आपको नागरिकता दी जा सकती है। इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे। सेकंड बताया गया सिटीजनशिप बाय डिसेंट। इसमें यह बताया गया कि वंश के आधार पर भी नागरिकता दी जा सकती है। थर्ड बताया गया सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, मतलब पंजीकरण द्वारा भी नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, मतलब प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, मतलब कहीं भूमि विस्तार हो रहा है उसके जरिए भी हमें नागरिकता मिल सकती है। तो ऐसे 5 तरीके बताए गए। चलिए एक एक करके इनको डिटेल्स में हम समझ लेते हैं। तो चलिए हम फर्स्ट प्रोविज़न की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ जो पहला प्रोविज़न है वो जन्म के आधार पर नागरिकता देने का है। दोस्तों, इसमें बताया गया कि अगर किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मतलब सिटीजनशिप चाहिए तो उन्हें इसके लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। अगर किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ हो तो उस बच्चे को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, बिना ये सोचे समझे कि उस बच्चे का जो पेरेंट्स है वो भारत का नागरिक है या नहीं। समय के साथ साथ कुछ बदलाव भी किए गए हैं। 1986 में जब नागरिकता संशोधन लागू हुआ तब बताया गया कि अगर बच्चे का जन्म 1 जुलाई 1987 को या उसके बाद लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले हुआ हो तो उस बच्चे को इंडियन सिटीजन तभी माना जाएगा जब उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो। 2003 में जब नागरिकता संशोधन लागू हुआ तब यह बताया गया कि अगर बच्चे का जन्म 3 दिसंबर 2004 को या उसके बाद भारत में हुआ हो तो वह 2 शर्तों में से किन्हीं एक को पूरा करके वह भारत का नागरिक बन सकता है। वे शर्त कौन कौन से थे? तो उनके माता या पिता दोनों भारत के नागरिक हो, अथवा उनके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तथा जो दूसरा है वो इलीगल इमिग्रेंट ना हो। दोस्तों, यहाँ पे कुछ अपवाद मतलब एक्सेप्शंस भी बताए गए हैं। यहाँ पर 2 तरह के व्यक्तियों के बच्चों को जन्म के आधार पर भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यदि जन्म लेने वाले बच्चे के माता या पिता भारत में फॉरेन डिप्लोमेट्स की हैसियत से रह रहे हों, यदि जन्म लेने वाले बच्चों के माता या पिता किसी शत्रु देश के नागरिक हों और बच्चों के जन्म के समय उसके जन्म के क्षेत्र शत्रु देश के कंट्रोल में रहा हो, तभी जन्म के आधार पर उन्हें नागरिक नहीं माना जाएगा। दूसरा जो प्रोविज़न है वंश के आधार पर नागरिकता देने का है। दोस्तों, ये उन लोगों की नागरिकता की बात करता है जिनका जन्म इंडिया से बाहर हुआ हो और जो पेरेंट्स है वो इंडियन सिटीजन हैं। वंश के आधार पर नागरिकता होने के कुछ कंडीशन भी बताए गए हैं। अगर किसी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद लेकिन 10 दिसंबर 1992 से पहले हुआ तो उन्हें भारत का नागरिक माना गया, अगर उसके पिता जन्म के समय भारत का नागरिक हो तो। दूसरा, 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 के बीच पैदा हुए बच्चों को भारत का नागरिक माना गया, अगर उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तो। लेकिन अब ये बताया गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद इंडिया से बाहर जन्मे बच्चों को सिटीजनशिप नहीं दी जा सकती, चाहे उसके पेरेंट्स इंडियन सिटीजन है तो भी। अगर उन्हें इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो 1 साल के भीतर भारतीय दूतावास में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। दोस्तों, तीसरा प्रोविज़न रजिस्ट्रेशन मतलब पंजीकरण के जरिए नागरिकता देने का है। इस प्रोविज़न के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो इलीगल इमिग्रेंट नहीं है तथा इंडियन ओरिजिन के है तो उनके लिए कुछ लीगल प्रोसीजर बताए गए हैं जिसके आधार पर वो भारत के नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकता है। पहला प्रोसीजर ये बताया गया कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो भारतीय नागरिकता के लिए एप्लीकेशन देने से पहले भारत में कम से कम 7 सालों तक रहा हो। सेकंड बताया गया कि भारतीय मूल का वो व्यक्ति जो अविभाजित भारत से बाहर किसी देश का नागरिक हो, मतलब ये कि व्यक्ति पाकिस्तान और बांग्लादेश से बाहर किसी अन्य देश का नागरिक हो और उस नागरिकता को छोड़कर भारत का नागरिक बनना चाहता हो। वो शख्स जिसकी शादी किसी भारतीय नागरिक से हुई हो
और वो नागरिकता के आवेदन करने से पहले कम से कम 7 साल तक भारत में रह चुका हो। नेक्स्ट बताया गया कि वो नाबालिग बच्चा जिसका जन्म विदेश में हुआ हो तथा उसके माता या पिता भारतीय हों, वो भी चाहे तो रजिस्ट्रेशन के थ्रू भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट प्रोविजन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन में नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता देने की बात कही गई है। देखिए, इसमें यह बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो इस देश का नागरिक नहीं है और वो इस देश में रह रहा हो, वो भी भारत का नागरिकता हासिल कर सकता है। वो शर्तें वो सिटीजनशिप एक्ट की 3rd शेड्यूल की सभी योग्यताओं पर खरा उतरता हो। इसमें भी नेचुरलाइजेशन के जरिए नागरिकता देने के कुछ कंडीशन दिए गए हैं। पहला कंडीशन ये, यदि वो भारत में रह रहा हो या भारत सरकार की सेवा में हो या नागरिकता आवेदन करने के कम से कम 12 साल पहले से भारत में रह रहा हो, वह किसी ऐसे देश से हो जहां के नागरिक प्राकृतिक रूप से भारत के नागरिक नहीं बन सकते हो। हमारे संविधान के अनुसार उस व्यक्ति का जो कैरेक्टर है वो अच्छा हो। संविधान की 8वीं शेड्यूल में जिन भी भाषाओं के बारे में अच्छे से बताया गया है उसका वो ज्ञाता हो, तो ऐसे में उसको भारत की नागरिकता मिल जाती है। अब हम नेक्स्ट प्रोविजन के बारे में बात कर लेते हैं और इस प्रोविजन में बताया गया है कि भूमि के विस्तार के जरिए कैसे लोगों को नागरिकता दी जा सकती है। देखिए, यदि किसी नए टेरिटरी को भारत में शामिल किया जाता है तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को खुद व खुद भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अगर उदाहरण से समझें तो 1961 में गोवा को भारत में शामिल किया गया, 1962 में पुडुचेरी को भारत में शामिल किया गया, तो वहां की जो जनता थी उनको खुद से भारत की नागरिकता प्राप्त हो गई। तो चलिए अब हम सेकंड बात कर लेते हैं कि किसी भी भारतीय की नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है। दोस्तों, सिटीजनशिप एक्ट 1955 की धारा 9 में मेनली 3 कारण से बताए गए हैं जिससे किसी भी भारतीय की नागरिकता खत्म हो सकती है। पहला जो कारण बताया गया कि यदि कोई भारतीय नागरिक जो नाबालिग न हो वह अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ सकता है। जब कोई व्यक्ति अपनी नागरिकता को छोड़ता है उस व्यक्ति का प्रत्येक नाबालिग बच्चा भारतीय नागरिक नहीं रहता है, लेकिन यदि उस बच्चे की उम्र 18 वर्ष हो जाती है तो वह भारतीय नागरिक बन सकता है, मतलब दोबारा वह भारतीय नागरिक बन सकता है। सेकंड बताया गया, मतलब सेकंड कारण ये बताया गया कि भारत के संविधान में सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, मतलब भारत का जो संविधान है वो सिंगल सिटीजनशिप को फॉलो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक भारतीय व्यक्ति एक समय में केवल एक देश का ही नागरिक रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है या प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खुद पे खुद खत्म हो जाती है। हालांकि यह व्यवस्था तब लागू नहीं होती है जब भारत युद्ध में व्यस्त हो। दोस्तों, थर्ड कारण यह बताया गया कि भारत सरकार चाहे तो किसी की भी नागरिकता समाप्त कर सकती है यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो या फर्जी तरीके से नागरिकता प्राप्त की हो या युद्ध के समय शत्रु देश के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किए हों या जो नागरिक है वो भारत से बाहर किसी और देश में 7 वर्षों से वहां पर रह रहा हो, तब भी भारत की नागरिकता जो है वो गवर्नमेंट द्वारा खत्म की जा सकती है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि टाइम टू टाइम जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को व्हाट्सएप तथा फेसबुक पर शेयर अवश्य करें। कृपया हमें कमेंट कर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आपके सुझाव का हमेशा स्वागत रहेगा।